Students, we will be starting in 2 minutes. Let other students first join and then we will be starting it. Just give us 1 minute and we will be starting it. So hello everyone. We are having a very good news for all of you. Mr. Arpit, who had 300 rank in IAS last year and who has again appeared for his interview. He has very graciously joined us here. And before we start with our lecture and I start telling you about different things, Mr. Arpit will be interacting with you. First of all, he will himself explain you his journey, that how he prepared somewhere where we could literally help very little, but we could help him understand the things and how he did the things. And then you can ask few questions from him. Once you are done with interaction with Arpit sir, and he is very busy these days, he is appearing for his interview very soon, and moreover he is undergoing his training. So we will not be having much time. So quickly you have to ask your doubts and there will be a small window for it. Once it is done, then I will take over and start the lecture with you guys. So Arpit sir, I'm handing over it to you. Thank you. Thank you, sir. So good evening to all my fellow friends and aspirants and future IAS IPS officers. I hope you are fine and doing well. अभी कोरोना का टाइम है तो आप सब प्रिकॉशन लें। अभी राज सर ने मेरे को बताया कि आज से आपका क्लासेस शुरू है, तो सबसे पहले आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपने राज सर को और इनका अकेडमी को चुना है। तो मेरा जितना भी इंटरेक्शन रहा राज सर से, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो हमेशा अप्रोचेबल रहते हैं, और मैं आशा ये करता हूँ कि आप लोग अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपका स्टडी से रिलेटेड है, तो आप राज सर के पास जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है पढ़ने का, आप इसको अच्छे से यूज करेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में अपना जर्नी का बताऊंगा। तो मैं पहले कॉमर्स का स्टूडेंट था, बाद में मैंने आर्ट्स में शिफ्ट किया क्योंकि मेरे को सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना था। तो उसके बाद मैं एम्प्लॉयड भी था। मैं पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के साथ 9 साल मैंने एज फूड इंस्पेक्टर काम किया है, और मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन जॉब के साथ साथ की है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं होता, तो वो गलत है। हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो आप कर लेते हैं। और डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा, वेदर यू आर डूइंग द जॉब और नॉट डूइंग द जॉब। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो एग्जाम क्रैक किया, अपनी 4th अटेम्प्ट में क्रैक किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार पहली अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ या मेंस नहीं हुआ, तो बहुत निराश हो जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अंदर थोड़ा सा एक एलिमेंट लक का भी होता है, लेकिन वो लक आपका स्ट्रांग तब होगा जब आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे और आप अपनी जो गलतियां हैं, जो अपनी मिस्टेक्स की हैं, उनके ऊपर आप ध्यान देंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो रिपीट ना हो। तो मेरा 3rd अटेम्प्ट में भी मैंने इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया। 4th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड फॉर्चुनेटली 5th अटेम्प्ट में मैं अभी फिर से इंटरव्यू दे रहा हूँ रैंक अपग्रेड करने के लिए। तो अभी जैसे सर ने मेरे को बताया कि आपका एनसीईआरटी का सेशन है, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक्स कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना है। जो क्लास नोट्स आपके बताए जाएंगे आपको, वो अच्छे से आपको पढ़ने हैं। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो टीचर्स यहाँ पर बहुत बढ़िया हैं, हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कोशिश ये कीजिएगा आपका जो डाउट है वो आप सेशन के अंदर ही पूछ लें, और अगर सेशन के अंदर नहीं पूछ सकते हैं तो एटलीस्ट आप पर्सनल के एक रेपो बनाएं, अपनी टीचर के साथ कांटेक्ट करें और डाउट को जल्दी से जल्दी पूछें। डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आता है। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि प्री, मेंस और इंटरव्यू एक सेपरेट स्टेजेस है। नो डाउट, देखने में सेपरेट स्टेजेस हैं, लेकिन हर एक का इंटरकनेक्ट किसी में है। प्री में आपको थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा चाहिए होता है, मेंस में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, और इंटरव्यू के अंदर आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, कंसेप्ट्स भी एज वेल एज आपका जो फैक्चुअल डाटा होता है आपको वो भी पता होना चाहिए।
तो ऐसा मत कभी सोचिएगा कि आज अच्छा यार प्री के लिए पढ़ लेते हैं 4 महीने, फिर उसके बाद मेंस के लिए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए देखेंगे। आप जब भी अपनी तैयारी आपने शुरू की है तो आप ये मानकर चलें कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच करना है। मेरे से शुरू में यही गलती रहा। दूसरी बात ये है कि जो भी आपके क्लास टेस्ट होंगे, जो रेगुलर टेस्ट होंगे, जो भी आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वो टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाइएगा। बहुत बार देखने में ये आता है कि स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, और इसका खमियाजा मेरे को खुद भुगतना पड़ा। मैंने और लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा उस साल प्री हो गया था। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि दिनों दिन कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, सीटें बहुत कम हो रही हैं, तो लक के भरोसे मत रहिएगा। हमेशा अपना जो आपका टेस्ट सीरीज है वो उसको जरूर लगाइएगा। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, मल्टीपल रिवीजन्स हैं, तो चाहे आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, चाहे आप इनके एडवांस कोर्स में जाएंगे, चाहे आप टेस्ट सीरीज के जो आंसर्स होंगे वो है, तो आपको मल्टीपल रिवीजन्स करनी पड़ेंगी। क्योंकि आजकल कंसेप्ट ऐसे पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के कि बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं। वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपको इंटर रिलेटेड पूछेंगे, और ऑप्शंस की जो एलिमिनेशन है वो आप करेंगे तब जाके आपके आंसर्स हैं। और चौथी बात ये है कि आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर अभी से ध्यान दें। क्योंकि देखिए, आपका मेन एम ये नहीं है कि आपको प्री क्लियर करना है या मेंस क्लियर करना है या इंटरव्यू तक पहुंचना है। आपका मेन एम ये है कि आपको ये वो तीनों स्टेजेस क्लियर करके एक अच्छा रैंक लेना है, प्रेफरेबली ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस या आईपीएस आपको लेना है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा अभी से अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए। बहुत सारे मैं नाम देख रहा था यहाँ पर, 160-65 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो बहुत सारे बार ये होता है कि काफी लोग रूरल एरिया से आते हैं, ठीक है, गांव से आते हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या रहता है कि क्योंकि शुरू में उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, तो किसी के मन में ये डर होता है कि यार मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा अच्छे से, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, या कुछ उनको रिटेंशन में प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये कहूंगा कि एक लंबा फेज है यूपीएससी एग्जाम का, 2-3 साल, 2-2.5 साल इसको लगते हैं तैयारी करने में और एग्जाम को क्रैक करने में। तो इस दौरान थोड़ा अपना पर्सनैलिटी पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम ये है कि आपको एग्जाम क्रैक करना। तो राज सर, मेरी तरफ से बस मैं यही टिप्स देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को। अगर कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी को अगर कोई डाउट पूछना है बताइए। ऑल राइट, वी हैव नैना हाँ नया सहगल सहगल। हाँ जी, बोलिए। सॉरी, एक सेकंड रुकिए सहगल। अर्पित सर, एक ना स्टूडेंट है शुभम, उसने कल भी मेरे से ये सवाल पूछा था। आई वुड लाइक कि जी। आप अगर आज भी बता दो सर, हाउ टू मैनेज डिप्रेशन। हाँ, ये मैंने देखा, अभी उसका मैसेज फ्लैश किया था, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा ये। और बहुत अच्छी बात है कि शुभम ने ये पूछा कि डिप्रेशन कैसे मैनेज करें। देखिए शुभम, मैं आपको एक अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा एक बहुत अच्छा फैमिली बिजनेस था जिसको मुझे अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर का डेथ हो गया था। उसके बाद मेरे मदर्स के मल्टीपल ऑपरेशंस हुए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई कि मेरे को अपना टेम्परेरी 2-2.5 साल के लिए अपना घर छोड़कर पीजी में जाना पड़ा, क्योंकि घर के अंदर पढ़ाई का माहौल नहीं था। और इसके साथ साथ मैं अपनी तैयारी भी मैंने अपनी जारी रखी। तो जहां तक आपने पूछा कि ये डिप्रेशन मैनेज कैसे करें, देखिए हमेशा हर बंदे की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसको इंटरनल मोटिवेशन देता है। मेरा वो फैक्टर था कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है। आपके लिए वो फैक्टर या तो यूपीएससी हो सकता है या आपके लिए कोई फैक्टर और हो सकता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें। कोशिश कीजिएगा जितना ये आपका फेसबुक है, ये और ट्विटर है, ये सोशल मीडिया, इसको अवॉइड करें। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपके 10 दोस्तों से अच्छा एक दोस्त जो आपको पॉजिटिविटी देता है, तो उसका ये कंपनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी हॉबीज को डेवलप करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा म्यूजिक सुने आप, ठीक है। अगर वंस इन अ वाइल ब्रेक भी लेना अच्छा रहता है, 2-3 महीने बाद अगर आप एक हफ्ता 10 दिन के लिए कहीं घूमना चाहते हैं तो आप घूम कर आए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है डिप्रेशन मैनेजमेंट में, कि हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो जितना हम बात करेंगे, अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो शर्माइए मत, उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, ठीक है। हो सकता है उसके पास आपकी प्रॉब्लम का हल ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो आपको सुनेगा, आपको कंसोल करेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, थैंक यू आपने ये पूछा। तो ऐसे आप डिप्रेशन को मैनेज कर सकते। ऑल राइट जी, अभी आप सहगल जी आप पूछ लीजिए अपना डाउट प्लीज। Hello, am I audible? यस जी, ऑडिबल। Hello, जी am I जी, audible? यस यू आर। Sir, actually I want to ask कि हाँ जी ठीक हूँ सर, कि इंटरव्यूज में मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। और जैसे एक होता है ना कि दो इतने मुश्किल पेपर क्लियर हो गए लेकिन मतलब इंटरव्यू नहीं हुआ, तो मतलब उसको आपने कैसे फेस किया? जी, देखिए इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, जब आपका मेंस का एग्जाम क्लियर होता है या जब आपका प्री क्लियर होता है बेसिकली,
तब आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जिसको कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट आप तब भरते हैं और सेकंड पार्ट आप तब भरते हैं जब आपका मेंस का पेपर क्लियर हो जाता है, आपको इंटरव्यू कॉल आता है। तो ये दोनों पार्ट्स कंबाइन करके आपका DAF बनता है, जिसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। अगर मैं आपको पंजाबी में या हिंदी में सीधी भाषा में कहूँ, ये एक तरह की आपकी जन्म कुंडली होती है जो बोर्ड के सामने रहती है, और इसके अंदर A to Z चीजें आपकी, आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपकी हॉबीज क्या हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, A to Z चीजें आपकी वहां पर मेंशन होती हैं, और उसकी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप ना कई कई जगह आप यूट्यूब चैनल्स पर दिखेंगे कि बहुत ही वाहियात तरह के उन्होंने चीजें मेंशन की होती हैं कि यार UPSC इंटरव्यू में ये पूछ लिया। वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल मिसगाइडेड है, उस इन्फो पर आप ध्यान मत दें। जो बेसिकली आपका डैफ होता है उसी के बेसिस पर आपसे पूछा जाता है। और फिर क्या होता है, जब आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचते हैं तब जितने आपके जैसे मेंटर्स हैं, जैसे राज सर हैं, तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि यार कैसे कैंडिडेट को ग्रूम करना है। ठीक है, तो वो आपको उस जब आप स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको डेफिनेटली उस पर मदद करें। चलो अर्पित सर, थैंक्स फॉर कमिंग ऑनलाइन विद अस। थैंक यू सर। Right, sir, I know your time is very precious. Thank you very much, sir. You like helped us in this way and helped these students. We are grateful, sir. जी। इंटरव्यू की डेट क्या फिक्स हुई है सर नेक्स्ट आपकी अब? 21 जुलाई मॉर्निंग सेशन सर। चलो सर, फिर हम वेट कर रहे हैं इस बार रैंक 1 की। थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट सर, टेक केयर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। हरी सर, आप सर को, चलो सर ने लॉग आउट कर दिया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आप लोग जो क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे सर से, उसके आंसर्स आपको मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक्स एंड ऐसे राइटिंग, तो हरसिमरन ये तो मैं कल भी बता रहा था ना कि ऐसे इट विल नॉट हैपन ऑन डे 1, इट विल टेक सम टाइम। आज मैं आपको नोट्स मेकिंग के बारे में ही बताने जा रहा हूँ और आपके सारे डाउट्स 1 बाय 1 अपने आप क्लियर होंगे। एंड ऐसे ही बीच बीच में हम बहुत सारे टॉपर्स के साथ आपके इंटरेक्शंस करवाते रहेंगे। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ ज्वाइन किया था, उनके अगर हम टॉप 100 की बात करें, टॉप 100 में रादर टॉप 50 में हमने 7 स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन करवा दिया था। समहाउ कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड रहते हैं दिस वे और दैट वे। एंड सुमंता, जो आप पूछ रहे हो वो मैंने कल भी बताया था। Yes, it is possible without coaching. Coaching is not the only thing that make you an IAS. It is one of the things. It can help you to reduce your burden, to help you tackle the things in a more effective manner. बाकी कोचिंग कोई मैजिक तो होती नहीं है कि उसने गारंटी कर देना कि आप IAS बन जाओगे। एफर्ट आपको ही करना है। नितेश पाठक, अगर आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हो, तो लास्ट ईयर ना एक स्टूडेंट थे अतिराग, जो ऑल इंडिया रैंक 15 आया था। अतिराग, आप उनका ब्लॉग पढ़ो, उन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है दैट हाउ CAs आर टू प्रिपेयर फॉर दिस। ठीक है, अभिरान चटर्जी, चलो ऐसा करते हैं अब। जैसे yesterday we had a session, first I explained the things, I make you understand that how you can prepare for this exam, where we can help you, where you can do it independently। पहले मैं एक सेशन आपका वो ले लेता हूँ for about 20-25 minutes, then we will open a window for discussions, you can ask your questions, you can ask your doubts, I can give you mic, और उसके बाद फिर दोबारा से मैं एक सेशन ले लूंगा जिसमें मैं आपके साथ आपके कुछ और डाउट्स ले लूंगा, एंड उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थोड़ी देर के लिए अभी आपके हैंड्स रेज नहीं करेंगे आप, और माइक आपको नहीं मिलेगा। रिदम 6 अभी नहीं, अभी मैं कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वंस आई एम डन विद इट, फिर आप अपना हैंड रेज करना दोबारा से, जब मैं बोलूंगा नाउ देयर इज अ विंडो, और फिर आप हैंड रेज कर लेना। और अभी अगर आप चैट में भी कुछ लिखोगे मुझे वो नहीं दिखेगा, बिकॉज मैं स्क्रीन पे PPT शेयर कर दूंगा अभी के लिए। राइट, ये कल वाली PPT है जो मैंने आपको भेजी थी। अब उसी PPT को मैं थोड़ा आपके साथ सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के बाद अब करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट को किस तरह से आप यूज करोगे एक साथ, वो समझाने जा रहा हूं। राइट, सो हियर वी आर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हमें पेपर का सिलेबस देखना है, और सिलेबस देखने के साथ साथ एक चीज और समझनी है। लेट्स कम बैक ऑन द बोर्ड फर्स्ट। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। Let us try understand something that is very very important, and usually people forget that this is one thing that can always ensure their good result by virtue of good preparation. Now we are talking about GS, right? When we talk about GS, तो एक हमने GS पढ़ना है प्री के लिए और एक हमने GS पढ़ना है मेंस के लिए।
एज अर्पित उनका लास्ट ईयर 300 रैंक था, सो काफी एक्सपीरियंस है उनके पास, इस साल दोबारा इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझाई जिन चीजों पे अब मैं थोड़ा बिल्डअप करूंगा। आई विल बिल्ड अप ऑन द थिंग्स दैट अर्पित सर सेड, राइट। देखो प्री में ना इंडियन हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट भी आता है, मिडिवियल भी आता है, मॉडर्न भी आता है और थोड़ा कंटेम्परेरी आ जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला। सो इंडियन हिस्ट्री इज वन कंपोनेंट। फिर पॉलिटी वाला पार्ट आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आता है। फिर आती है इकोनॉमी, इसके अलावा आती है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। फिर आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद इसमें आता है आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस। प्री में जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, वो इंडिया फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ समिट्स, कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ ट्रीटीज, राइट। यहाँ पर ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसेस के बारे में जानना, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना, या जानना कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। जैसे ना वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख दिए, फॉर एग्जांपल WTO है, IMF है, इनका हेडक्वार्टर मैच कर दो। या WTO 5 तरह की रिपोर्ट्स निकालता है, वो आपसे पूछ सकते हैं इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट पब्लिश्ड बाय WTO और IMF या वर्ल्ड बैंक, राइट। इस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं प्री में। सो प्री इज मोर फैक्चुअल, whereas when we go into mains और वहां पे हम IR की बात करते हैं, it becomes more analytical as well as it become more focused on India's foreign policy. So we have Indian history, polity, economy, geography and environment, science and tech, IR. अब इन सब के 6 के 6 जो कंपोनेंट्स हैं, इनके करंट अफेयर्स भी होते हैं। When people ask me कि सर हिस्ट्री के करंट अफेयर्स कैसे बनते हैं, थोड़ा मैंने कल बताया था, एक बार थोड़ा और समझा देता हूं। एक कोई टेम्पल है लेट्स से इंडिया में, जो चोला किंग्स ने बनवाया था, और वो एक स्टाइल है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें बना था। अब इस टेम्पल को बने हुए लेट्स से 1000 ईयर्स हो चुके हैं, या इस साल इस टेम्पल को यूनेस्को ने जो हेरिटेज साइट्स है उनमें इंक्लूड कर लिया। तो अब ना ये टेम्पल जिस राजा ने बनवाया वो, और जिस स्टाइल में बनवाया था द्रविडियन स्टाइल, उसके फीचर्स ये करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो गए। हिस्ट्री का फैक्ट तो था कल्चर का, लेकिन अब ये करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो गया। दे में आस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर टेम्पल जो न्यूज में था, और इनवर्सली वो क्या कर सकते हैं, दे में आस्क, क्योंकि वो द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर था, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। या वो कोई 4 टेम्पल्स के नाम लिख के जो काफी प्रोमिनेंट होंगे, ये नहीं कि कोई ऐसे ऐसे टेम्पल, काफी प्रोमिनेंट टेम्पल्स होंगे, वो 4 लिख के पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड इन द्रविडियन स्टाइल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड इन द्रविडियन स्टाइल, राइट। तो ये हो गया थोड़ा सा करंट हिस्ट्री का। बाकी पॉलिटी में तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, कोई नई उसमें एजेंसी क्रिएट हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो सकती हैं जो टाइम टू टाइम आती जाएंगी, और वो न्यूज में होने के कारण करंट अफेयर में बन गई। इकोनॉमिक्स में तो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब आ जाएंगे, राइट। ज्योग्राफी में इतना करंट में नहीं होता जितना एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स होता है। साइंस एंड टेक तो यूजुअली होता ही पूरा करंट अफेयर से है, और IR ये भी ज्यादातर करंट अफेयर पे ही बेस्ड होता है। तो सब चीजों का करंट अफेयर मुझे पढ़ना है। Now knowing that there are 100 questions in pre, right? There are 6 broad components on which these questions are asked. So I can safely say कि 16 questions each plus minus 2-3 questions करके वो 100 questions बनाते हैं। Now once I understand this, तो मेरे को लगता है यार मैं कोई 4 या 5 component चूज कर लूं जिनको मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूं। Let's say कि I am from humanities background, तो मुझे लगता है यार साइंस मेरे पकड़ में नहीं आती, तो मैं साइंस को छोड़ देता हूं, मैं बाकी चीजों पे फोकस कर लेता हूं, राइट। दिस इज समथिंग टेरिबल अगर मैं ये करता हूं। मुझे एक बैलेंस मेंटेन करना है, और उस बैलेंस को मेंटेन क्यों करना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 100 में से एक साल साइंस के 7 क्वेश्चन आए और एक साल में साइंस के 26 क्वेश्चन आए। अगर मैंने इस साल साइंस को इग्नोर किया था,
और बाकी कंपोनेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया था, तो मैं 26 क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिफीटेड हूं। और बाकी जो मैं बेस्ट भी पढ़ के गया हूं उसमें कौन सा मुझे 100% आते थे कि 26 क्वेश्चंस को तो मैं जानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने साइंस को हाथ नहीं लगाया था, बिलीविंग कि मैं बाकी में से कंप्लीट कर लूंगा अपना पेपर। अब जो 74 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से मुझे मैक्सिमम 60 क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये बहुत बड़ा स्कोर है, 60 आते हैं आउट ऑफ 74। इन 60 को जब मैंने अटेम्प्ट किया मेरे 7-8 क्वेश्चन गलत भी हो गए। सो अगर मेरे 53 क्वेश्चंस ठीक भी थे और 7 गलत थे, तो 53 का मतलब हुआ मेरे 106 नंबर बन रहे हैं, और उसमें से भी मेरे अब कुछ मार्क्स कटेंगे, एटलीस्ट 2, तो 104 आ गए एंड 105 कट ऑफ जाना था। तो मैं तो फेल हो गया ना, प्री क्लियर ही नहीं हुआ। तो मुझे ना साइंस को भी बैलेंस करना है, थोड़ा पढ़ना है। अगर वो मेरा वीक एरिया है, ग्रे एरिया, तो मुझे उस पर थोड़ा ज्यादा काम करना है, उससे डरना नहीं है, राइट। मुझे प्लान ऐसे करना है कि अगर लेट्स से कि मेरी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, तो मैं सारा टाइम इकोनॉमिक्स पे क्यों लगा रहा हूं, राइट। मैं इकोनॉमिक्स को थोड़ा टाइम कम देके मैं साइंस को ज्यादा टाइम दूंगा। और मैंने साइंस की है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, या मैंने बीएससी नॉन मेडिकल किया है, तो अगर मेरी साइंस बैकग्राउंड है तो भाई मेरी हो सकता है हिस्ट्री या पॉलिटी वीक है, मैं उसको ज्यादा टाइम दूं। सो एक बैलेंस मेंटेन करके व्हेन यू प्रिपेयर, यू ऑलवेज प्रिपेयर इन अ फूल प्रूफ मैनर, इंस्टेड कि आप इसको ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो कि कंफर्ट जोन बना लिया कि मेरे को साइंस ज्यादा आती है, मैं साइंस कर लेता हूँ, हिस्ट्री छोड़ देता हूँ। इट इक्वली अप्लाइज टू एनी सब्जेक्ट। किसी साल हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन तो किसी साल हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। सो हमको सब चीजों को बैलेंस आउट करके ही चलना है। तो एक बार आपने ये चीजें प्री के लिए सारी पढ़ दी, नाउ दैट यू हैव रेड एवरीथिंग फॉर प्री, नाउ वी मूव टू मेंस, राइट। मेंस की जीएस को एक बार आप देखते हैं, उसमें क्या आता है। पेपर 1 जीएस का जो होगा उसमें इंडियन हिस्ट्री आएगी, और इस इंडियन हिस्ट्री के साथ कल्चर भी आएगा और कंटेम्परेरी इंडिया भी आएगा। ये तो मैंने प्री में पढ़ा हुआ है ना, तो ये वाला कंपोनेंट तो नया नहीं है। साथ में आएगी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये भी मैंने प्री में पढ़ा हुआ है, तो ये भी नया नहीं है। अब इसके साथ आएगी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, राइट। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इंडियन सोसाइटी, ये मैंने प्री में प्रॉपर नहीं पढ़ा हुआ, ये एक नया कंपोनेंट है। और यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी ऐड हो जाएगी। सो इन मेंस देयर आर 2 कंपोनेंट्स in mains in paper 1 which were not there in GS syllabus while I was preparing for pre only, right? So Indian history मैंने पढ़ी थी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट भी पढ़ी थी, वर्ल्ड हिस्ट्री और सोसाइटी नया हो गया मेंस के टाइम पर। पेपर 2 में आएगी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला पार्ट तो मैंने प्री में पढ़ा हुआ था, तो ये तो नया नहीं है। अब साथ में आएगी गवर्नेंस। गवर्नेंस इज अ न्यू कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट में ये आपसे ज्यादातर गवर्नमेंट के जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स होते हैं, जो सिटीजन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आते हैं, उन पे पूछते हैं। फाइन, तो ये एक नया कंपोनेंट आ गया। और साथ में होगा इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन ये भी नया बन गया क्योंकि वहां पे वो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंस, ट्रीटीज रिलेटेड था। यहाँ पे ज्यादा अब वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। What are the major irritants in India-China relations? To what an extent the recent standoff in Ladakh projects the future of India-China relations? Yeah, to what an extent the pro-China tilt in Nepal's foreign policy is a challenge for India's foreign policy initiatives. तो जो recent developments हो रही हैं वो, और जो स्टैटिक पार्ट है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस में शुरू से कौन से इरिटेंट्स चले आ रहे हैं, और रीसेंट एक्टिविटीज क्या हुई जिनसे चैलेंजेस और मल्टीपल हो गए, या वो चैलेंजेस और ज्यादा सीरियस नेचर के हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मेंस में। तो यहां पर आपको 2 चीजें नहीं पढ़नी है। पेपर 3 जो मेंस का होगा, इसमें आएगी इकोनॉमिक्स, वो तो आपने यहां पढ़ी है प्री में। साथ में आएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी आपने प्री में पढ़ी है। लेकिन अब साथ में आएगी इंटरनल सिक्योरिटी, ये मैंने प्री में नहीं पढ़ी थी। व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, तो मुझे क्या क्या देखना है। इफ आई क्लोज माई आईज एंड इमेजिन अ मैप ऑफ इंडिया, तो मुझे इंटरनल सिक्योरिटी को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना है, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, एंड
यस, हिमाचल, उत्तराखंड, ये पूरी जो बेल्ट है ये लैंड बॉर्डर शेयर करती है आइदर विद पाकिस्तान और विद चाइना और विद बांग्लादेश और विद बर्मा और विद सम ऑफ द अदर स्मॉलर प्लेयर्स। उसके बाद नीचे आ जाता हूं तो मैरीटाइम बाउंड्री आ जाती है इंडिया की, श्रीलंका के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है। तो सबसे पहले मुझे अपनी बाउंड्री को डिफेंड करना है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। सो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कहां पर मैंने बीएसएफ लगानी है, कहां पर मैंने आईटीबीपी लगानी है, कहां पर मैंने आर्मी को डिप्लॉय करना है, कहां पर एसएसबी को डिप्लॉय करना है, सीमा सशस्त्र बल को, मुझे ये पता होना चाहिए ब्रॉडली। और इन सारी एजेंसीज के मैंडेट्स क्या हैं, ये क्या काम करती हैं, मुझे ये पता होना चाहिए था। उसके अलावा अब मैं इंडिया के अंदर आके देखता हूं, कश्मीर में मिलिटेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, साउथ में चला जाऊं, सेंट्रल इंडिया साउथ में, तो एक वो रेड कॉरिडोर है जहां पे नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है। तो एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये चैलेंज है। फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स को सरवाइव करने के लिए करप्शन बहुत हेल्प करती है, साथ में जो स्मगलिंग है और नारकोटिक ट्रेड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फेक करेंसी है, वो बहुत हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए एक चैलेंज है। अब फेक करेंसी है, नार्को ट्रेड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें जो हैं इनको मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। साथ में ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फंडिंग जनरेट करता है फॉर टेररिज्म। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म कंबाइंड हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बन जाता है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसे की सफाई करना। लॉन्डर मींस लॉन्ड्री में हम कपड़ा भेजते हैं धुलाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को व्हाइट करना, हवाला ट्रांजैक्शंस करना, इंडिया का पैसा बाहर भेजना, जैसा हम सुनते हैं स्विस बैंक में हो गया। ये सारी जो करप्शन की मनी है ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू चलती है, और वही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस पैसे को यूज करके टेररिज्म को प्रमोट कर देते हैं। सो इस सारी चीजों को समझना ये है इंटरनल सिक्योरिटी, जो हम प्री में नहीं पढ़ते, ये मेंस में आता है। और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर ऑल ऑफिसर बनके भी तो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। अब कोविड ने तो बता दिया कि जो हमारे डीएम्स हैं, एसएसपीज हैं, पुलिस है या आईएएस ऑफिसर हैं, वो तो डॉक्टर्स के बराबर के जो थे कोरोना वॉरियर्स थे, सबसे आगे ये खड़े थे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनके। तो आपको पहले ही पढ़ा के भेजेंगे, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड्स आ जाए, एपिडेमिक्स आ जाए, पेंडेमिक्स आ जाए, तो आपने कैसे चीजों को मैनेज करना है। एज डिप्टी कमिश्नर यू मस्ट बी अवेयर कि भाई हॉस्पिटल्स का स्टाफ जो है वो सेफ होना चाहिए, राइट? वहां पर मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, टेस्टिंग आम आदमी की रीच में होनी चाहिए, किन चीजों को आपने ओपन करना है, किन चीजों को आपने बंद करना है, ये सारी चीजें आप डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू पढ़ के जाओगे पेपर 3 में। सो ये दो कंपोनेंट्स नए हैं। फिर आता है पेपर 4 एथिक्स। ये तो हमने प्री में ना सुना था ना पढ़ा था, ये तो पूरा नया हो गया। नाउ लुक एट दिस, अगर मैं प्री की तैयारी से पेपर शुरू ना करूं, अपनी प्रिपरेशन मैं प्री से ना शुरू करके उसको मेंस से शुरू करूं, तो प्री का सारा सिलेबस तो यहाँ पड़ा हुआ है, राइट? सारा सिलेबस यहाँ पड़ा हुआ है प्री वाला। और ऐसा नहीं होगा ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हिस्ट्री से लेते हैं, इंडियन हिस्ट्री से। मैं ना 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहा हूं और मैं मेंस के लिए उसके कॉजेस पढ़ रहा हूं कि व्हाट वर द कॉजेस दैट लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पर मैंने जो 4, 5, 6 कॉजेस लिखे, भाई प्री में भी तो वही होंगे ना, यहाँ पे कॉजेस चेंज थोड़ा होंगे। तो जो हिस्ट्री मैंने यहाँ पढ़ी वो हिस्ट्री यहाँ भी चलेगी। सिमिलरली अगर मैंने पॉलिटी में पढ़ा था कि पार्लियामेंट में बिल्स कैसे पास किए जाते हैं, राइट? किस तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो सारे मैंने यहाँ पढ़ दिए। तो प्री में वो अलग थोड़ा हो जाएंगे, वो सेम रहेंगे, राइट? तो जब मैं मेंस पढ़ता हूं तो प्री बीच में ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, वो कुछ नया नहीं है अब, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट है। बट अब मेरे को पहले मेंस क्यों पढ़ लेना चाहिए और प्री बाद में क्यों करना चाहिए? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फॉर अ व्हाइल। पहले अगर मैं प्री करता हूं और मैं मेंस को इग्नोर करता हूं तो मेरे को क्या डिसएडवांटेज है? लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस। प्री का एग्जाम एज वी नो कि ये मई या जून में हो जाता है हर साल, राइट?
अगले साल अगर थोड़ा पोस्टपोन हो गया तो जुलाई तक चला जाएगा। इस साल हुआ है कि ये अक्टूबर में चला गया एंड इट इज बिकॉज ऑफ कोविड। अदरवाइज तो ये मई 31 को प्लान था, अब ये 4 अक्टूबर को है। बट ये थोड़ा कि अब 2021 में भी कोरोना के कारण ये इतना पोस्टपोन करेंगे। सो अल्टीमेटली ये पेपर अब मई या जून में ही होता है, थोड़ा अगर आगे गया तो जुलाई में होगा। और यहाँ पर देयर इज अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, द वे द थिंग्स हैव टर्न्ड आउट, द वे द वर्ल्ड हैज गॉन अपसाइड डाउन बिकॉज ऑफ कोविड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है 100 यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन करने की। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने इनिशिएटिव्स ले रही हैं एजुकेशन को ऑनलाइन करने के। बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी ऑनलाइन जा रहे हैं। यूपीएससी भी अपने कुछ एग्जाम्स को ऑनलाइन करने की प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है। सो अगर आप 2022 या 23 की एस्पिरेशंस रख रहे हो तो देयर इज अ लार्ज पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम ही ऑनलाइन होने शुरू हो जाएं, राइट? आपके एग्जाम ही ऑनलाइन हो। तो जो लोग ऑनलाइन एग्जाम के लिए सोचेंगे उनको पहले ऑनलाइन पढ़ना भी तो आना चाहिए। सो ऑनलाइन इज नॉट एन इट मस्ट नॉट बी नाउ अ कंपल्शन, इट शुड बी अ चॉइस फॉर अस कि अब चीजें ऑनलाइन चली गई हैं, अब हमें इन्हीं के साथ जीना है और इन्हीं को अंडरस्टैंड करते हुए। एंड मोर ओवर दे आर टाइम सेविंग एंड दे आर कॉस्ट सेविंग मेथड्स। आप किसी और शहर जाके पढ़ते हो, आप पीजी का खर्चा उठाते हो, यू नेवर अंडरस्टैंड कि आप लाख रुपया तो फीस दे देते हो, उसके अलावा आप 1.5 लाख रुपया आप पीजी पे खर्च करके आते हो। पीजी पे खर्च करने के साथ साथ आपको हेल्थ के इश्यूज बन जाते हैं, अच्छा साफ सुथरा खाना नहीं मिल रहा और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ऑनलाइन पढ़ते हुए आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व और फीस भी आपकी पॉकेट फ्रेंडली। नुकसान किसी का भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, रादर सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई है। सो ऑनलाइन स्टडीज अब हमारे लिए चॉइस बन गई है और रादर वो हमारे लिए एक हैप्पी चॉइस बन गई है। ठीक है, अब मई जून में प्री होता है, उसके बाद सितंबर या अक्टूबर में मेंस एग्जाम होता है, उसी साल में सितंबर या अक्टूबर में। सो लेट अस बिलीव इट कि 31 मई को मेरा प्री हो गया। हम ना 2020 का एग्जांपल लेते हैं और एक बच्चे ने 31 मई को जिसने प्री दिया, वन हु अपीयर्ड फॉर प्री ऑन 31 मई, उसने ना सिर्फ प्री 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 तैयार किया हुआ था और मेंस के बारे में सोचा ही नहीं था। एंड देयर वाज नथिंग प्लान्ड फॉर मेंस एट दैट टाइम। नाउ अब उसने 31 मई को प्री दिया, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हैं, चलो मान लो 15-16 दिन आपके पास इसके भी हैं सितंबर के। सो 3.5 मंथ्स हैं। अब मेरे को ये बताओ, इन 3.5 मंथ्स में आप पेपर 4 एथिक्स पूरा तैयार करोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, IR पढ़ोगे, सोसाइटी पढ़ोगे, इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो जीएस के वो कंपोनेंट्स हैं जो आपने पहले पढ़े ही नहीं थे व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री। और जो प्री में पढ़ा था, मॉडर्न इंडिया था और बाकी चीजें थी, वो तो दोबारा पढ़ोगे, पर ये फ्रेश स्टार्ट करोगे। सो 3.5 महीनों में ये 6 कंपोनेंट्स तैयार करोगे जिनमें एक पूरा पेपर है। फिर आप ऐसे भी तैयार करोगे, क्योंकि आपने ऐसे ही तैयार नहीं किया, तो 7th कंपोनेंट हो गया। 8th आप ऑप्शनल भी अब तैयार करोगे क्योंकि आपने पहले नहीं किया था। 9th आप लैंग्वेजेस भी तैयार करोगे क्योंकि आप तो पहले सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे थे। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि 3.5 महीने में आप वो सारा सिलेबस जो प्री में एक बार पढ़ा उसको रिवाइज भी कर लो और उसमें करंट अफेयर्स ऐड भी कर लो जो पहले पढ़ा था, और नया कंपोनेंट भी सारा पढ़ लो, ऑप्शनल भी कर लो, लैंग्वेज भी कर लो, ऐसे भी कर लो। हाउ इज इट पॉसिबल? इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और क्या होगी कि आप लोगों का प्री बहुत अच्छा हुआ लेकिन आपका मेंस तैयार ही नहीं है। This is something that we call most unfortunate, that you have prepared so well for your pre that you qualified the pre, but now you are not prepared for the mains. Your attempt has gone waste. तो ये सिचुएशन हम क्यों क्रिएट करते हैं, राइट? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। Many people do this blunder and why they do it, I seriously don't understand. दूसरी बात, अब एक चीज और समझते हैं, मेंस में मेरे को आंसर्स लिखने हैं, प्री में तो मेरे को टिक लगाना था, आई मीन सर्कल को डार्कर करना था, लेकिन मेंस में तो सब्जेक्टिविटी आ गई और एनालिटिकल स्किल्स भी है और आंसर लिखने का आर्ट भी आना चाहिए। अब मेंस में एक पेपर में जो कि 250 मार्क्स का है, 20 या 25 मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 25 आते हैं तो इंटू 10
और अगर 20 आते हैं तो 12.5, और कभी कभार इनका मिक्सचर कर लेते हैं, वो 10 मार्कर के साथ 15 मार्कर भी डाल देते हैं, राइट। सो देयर इज ऑलवेज अ मिसमैच। ज्यादातर वो ये दो तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं जो इजी लगता है थोड़ा समझने में। 25 questions of 10 marks each, every answer to be written in 150 words, right? अब मेरे को क्या समझना जरूरी है, 25 into 150 is 3750 words, and I know that I have to complete my exam in 3 hours. That means मेरे पास 180 minutes है। अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स करूं तो ऑलमोस्ट 21 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे मुझे लिखना है। हैव वी एवर प्रैक्टिस डूइंग दिस इन आवर लाइफ कि 21 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे मैं आंसर लिखूं? अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं वो क्या है, मुझे 25 क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, उसमें भी टाइम लगेगा पढ़ने में। तो ये 180 मिनट्स कभी पूरे थोड़ा मिलते हैं। पहले 2 मिनट तो आदमी पेपर खोलने में देखने में बिता देता है, और अगर हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, इन दैट केस वी एटलीस्ट नीड 1 मिनट ईच फॉर फर्स्ट रीडिंग द स्टेटमेंट, 2 अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट कि भाई पूछा क्या क्या इसने मेरे से, मुझे बताना क्या है, 3 प्लानिंग द आंसर कि अब मैं आंसर में लिखूं क्या क्या, कौन से पॉइंट्स हैं, साइड पे रफ में कुछ पॉइंट्स लिख लूं ताकि मैं प्रॉपर आंसर बना लूं, उसका स्ट्रक्चर बन जाए। तो ये 3 चीजें करने के लिए बेयर मिनिमम 1 मिनट चाहिए। तो 25 मिनट तो यहां से निकल गए भाई, मेरे पास बचे 155 मिनट्स। पहले के और आखिरी के 2-2, 3-3 मिनट तो इसी चीज में निकल जाते हैं। पेपर शुरू हो रहा है और पेपर खत्म हो रहा है, और थोड़ा सा मुझे रिवाइज भी करना होता है क्विकली कि मैंने सारे आंसर्स लिख लिए ना, कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो 5-1 मिनट मिनिमम इसको देते हैं अगर हम सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो अब ये 150 मिनट्स हैं जिसमें मैंने आंसर्स लिखने हैं। 150 से इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 21 की जगह ऑलमोस्ट 24 वर्ड्स पर मिनट हो गए। बट मुझे इसको और इजी करना है, 150 मिनट्स में मुझे 25 आंसर्स लिखने हैं, तो एक आंसर मुझे 6 मिनट में लिखना ही लिखना है। जब तक मैंने ये प्रैक्टिस नहीं की लॉजिकली, तब तक मैंने इस पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर थोड़ा किया है, मैंने तो सिर्फ नॉलेज एक्वायर किया है। नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है, फिर वो सारे आईएएस क्यों नहीं बने? क्योंकि उनने साथ में ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं की। और इसकी प्लानिंग डे 1 पे समझनी जरूरी है, लिखना थोड़ा जरूरी हो गया डे 1 पे। आंसर लिखना हम शुरू करेंगे आफ्टर अ मंथ और 2, जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, फिर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। When student come and ask me ना सर आप टेस्ट कब लोगे, कितने लोगे, तो भैया इसका मतलब ये है कि you have to first study for a couple of months, you have to stand at one level where after we will start the testing of the students. डे 1 पे हम टेस्ट ले लें, ऐसा करें अभी तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, लेट्स से हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाई, हड़प्पन सिविलाइजेशन के तुमसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, तुमने साथ साथ टिक मारे, अभी पढ़े साथ ही क्वेश्चंस किए, 20 में से तुम्हारे 15-16 ठीक हो गए, भाई कॉन्फिडेंस तो मजे आ गए, भी इन्होंने हमें अच्छा पढ़ा भी दिया और हमारा टेस्ट भी ले लिया और हम तैयार भी हो गए। ऐसे नहीं होता। आज मैंने कुछ पढ़ा, उसको आज ही टेस्ट दिया, आज तो पढ़ा था, याद था, लिख दिया या टिक कर दिया, 15 दिन महीने बाद दोबारा पूछेंगे जब और पढ़ लिया, तो पता चलेगा कि चीजें कितनी स्ट्रांग हुई हैं। तो टेस्टिंग का एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका दें और हम भी आपकी इवैल्यूएशन कर सके। सो दैट हैज टू बी अ साइंटिफिकली प्लान्ड वे, नॉट एनीथिंग दैट इज हैप्पैज़र्ड कि आज पढ़ा आज ही टेस्ट दिया, आज पढ़ा कल टेस्ट दिया। नो, देयर हैज टू बी अ प्लान टू इट। कितने टेस्ट होने चाहिए, कितनी कितनी देर के बाद होने चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी मेटिकुलसली प्लान्ड। फाइन, तो अब तुमने ये चीज समझ ली है। अब हम बात करते हैं नोट्स की और बाकी चीजों की। सो जो हम आपके साथ एनसीईआरटी का बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास अब 100+ एडमिशन हो चुके हैं एंड देयर आर स्टिल मोर देन 100 पीपल हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन अस। उस केस में हम क्या आपको समझा रहे हैं, अगर आपने खुद एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ, है ना, नो डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, आपको ये भी नहीं पता होता कि एक, क्या सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं या इंपॉर्टेंट नहीं है, 2, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर किस दूसरी बुक के कौन से चैप्टर के साथ सिंक करना है। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट चैप्टर्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स are to be brought together. There is to be a sync in them. I will give you an example for that, right?
So when we will make you study NCERT books with us, there are 2 or 3 very important, very crucial things that you need to understand. One, we pick up the things that are to be read, right? The most important thing to know is not to be read. What is not to be read and what is to be read. So we will be doing only this, leaving this aside, so that neither you are wasting your time nor you are wasting your energy. So आप सिर्फ वो पढ़ रहे हो जो important है. तो दूसरा सिंक कि सिंक में पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में एंशिएंट इंडिया था. इस एंशिएंट इंडिया में एक चैप्टर बुद्धिज्म पे था. मैंने वो चैप्टर आज पढ़ा. अगर मैं साथ ही +2 की एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी से भी बुद्धिज्म का चैप्टर पढ़ दूं तो एक साथ 2 चीजें पढ़ के मेरी क्लैरिफिकेशन, जो क्लैरिटी थी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो बेटर हो गया. इंस्टेड कि मैं आज 6th क्लास की बुक पढ़ता और फिर मैं 5 दिन के बाद +2 की बुक पढ़ता तो मेरा लिंक ही ना बनता. यहां से पढ़ा, यहां से पढ़ा. अब +1 की एक फाइन आर्ट्स की बुक आती है. इस फाइन आर्ट्स की बुक में भी एक चैप्टर है जिसमें बुद्धिज्म के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है कि स्तूपास क्यों बनते हैं, विहारास क्यों बनते हैं, चैत्यास क्यों बनते हैं, राइट. अब मैंने ये तीनों चैप्टर्स एक साथ पढ़ दिए. सो मेरा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट इन सिंक तैयार हो गया. व्हाट इज टू बी रेड भी पता चल गया, इन सिंक भी पढ़ लिया. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट पढ़ना था, एनवायरमेंट ज्योग्राफी वाली बुक में भी है, एनवायरमेंट पॉलिटी वाली एनसीईआरटी में भी है और एनवायरमेंट बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी में भी है. हम तुम्हें बताएंगे इन चैप्टर्स को पढ़ लो एक साथ तो तुम्हारे बेटर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी. सो सिंक कर लिया. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप नोट्स नहीं बनाओगे. व्हाइल द क्लासेस आर गोइंग ऑन you are not required to make any notes. I will again emphasize, don't make notes. Why? When we will be sharing the PDF with you, what that PDF is like, ये आपकी NCERT की ई-बुक है. इस ई-बुक में एक चैप्टर है लेट्स से हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, राइट. ये 6th क्लास का भी हो सकता है, ये 12th क्लास का भी हो सकता है, ये +1 की फाइन आर्ट्स की बुक का भी हो सकता है. इसमें इस पूरे पेज पर हो सकता है ये 2 लाइंस, ये 2 लाइंस और ये 2 लाइंस और यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर की 2 लाइंस, ये इंपॉर्टेंट थी. बाकी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी चल रही थी जिसकी कोई ज्यादा एग्जाम के लिए सिग्निफिकेंस नहीं है, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी. हमने उन सभी लाइंस को हाईलाइट कर दिया, राइट. उन सारे लाइंस को हमने कर दिया आपके लिए हाईलाइट कि भैया ये हैं इस पेज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए थे. और साथ में हमने आपको एक्सप्लेनेशंस दे दिए. Once we explained the things to you and highlighted it for you, these are as good as your notes and these will remain with you forever. We have explained, we have clarified the idea, we have brought them in sync and we have given you the PDF. Now there is no need to buy NCERTs or read NCERTs and make notes of NCERTs. You have got ready-made notes of your NCERTs. This is step 1. Now coming to step 2. If you then come with us and join our advanced course, there are 2 ways. Either you join advanced course with us or you do your self-study after the NCERT batch. After 50 days, once the NCERTs are finished, then you start your self-study. You don't join our classes. This is possibility 1 rather. Possibility 2, you join our advanced course. So I will give you an idea what next you have to do. Now, you are making your notes for your IAS exam, right? This is my notebook. While I start making my notes, I will divide every page of my notebook into 2 equal parts. I can do 2 things. Either I divide each page into 2 parts or I keep 1 page blank and write only on 1 page. Fine. Now let's take an example. You have joined our advanced course, right? This is our advanced course. So what all you get from us? You get printed notes from us. Right? I give you an example. If there is any good book in market on any topic, let's say there is a very good book on polity which is about 700 to 800 pages. We read the book, we synchronize the book and we reduce the book. हमने उसको summarize किया in 200 to 50 pages. ये करके हमने आपका effort भी reduce किया, आपका time भी save किया, आपकी energy भी save की और इसमें जो जो important था वो आपको हमने खुद provide कर दिया.
तो एक तो हमने आपको प्रिंटेड नोट्स दिए, प्रिंटेड नोट्स के साथ अब हमने आपको रिवीजन शीट्स भी दी, रिवीजन शीट्स, राइट, चीजों को रिवाइज करने के लिए एक एक पेज की छोटी समरी शीट्स दी। फिर हमने आपको कुछ रिकमेंडेड टेक्स्ट बता दिए कि ये बुक्स आपने साथ पढ़नी है, राइट। वो आपको हम साथ में बताएंगे कि कौन सी कंपलसरी है और कौन सी आपके लिए ऑप्शनल है, कि ये पढ़ लो नहीं तो रहने दो, हो गया अपने नोट्स में कंप्लीट, या यार इसके लिए साथ में ये पढ़ लेना जरूरी है। तो प्रिंटेड नोट्स हमने दिए, रिवीजन शीट्स हमने दी, कुछ हमने बुक्स रिकमेंड कर दी जो कि अगर ई कॉपी चाहिए तो वो आपको हम ही प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज आपको अगर खरीद के पढ़नी है तो आप लेके पढ़ सकते हो। बट दीज आर वेरी फ्यू, परहैप्स नॉट मोर देन 2 or 3 बुक्स which are compulsory and otherwise which are optional, they are another 2 or 3 books। तो 5-6 किताबें हैं जो हम आपको बता देंगे, 2-3 तो आपको पढ़नी पढ़नी है और 2-3 जो आप पढ़ सकते हो अगर आपकी मर्जी है। नाउ दैट दिस इज डन, मैंने आपके साथ क्लास में एक नोट बनाना शुरू किया और हम नोट बना रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। तो पहले हमने लिखा कॉजेज, कांग्रेस बनने के कॉजेज क्या थे, मैंने आपको 5 कॉजेज क्लास में लिखवा दिए। दिस इज नंबर 1 क्लास लेक्चर। जब मैंने ये आपको लिखवाए, ये नोट्स जो थे मैंने क्लास में लिखवाए, मैंने एक्सप्लेन किए, देयर वाज नरेशन, देयर वाज एक्सप्लेनेशन एंड देयर वाज डिक्टेशन। 3 चीजें हो गई, नरेशन, एक्सप्लेनेशन एंड देन दिस इज योर डिक्टेशन। तो आपने 5 कॉजेज लिख लिए। अब आपके पास एनसीईआरटीज ऑलरेडी पढ़ी हैं जो हाईलाइटेड हैं। नाउ दैट द लेक्चर इज ओवर, पहले हमने लिखे कॉजेज, फिर हमने लिखा ओरिजिन की थ्योरी के बारे में, वहां पर भी हमने 3 फैक्ट्स लिख दिए। फिर हमने लिखा मेथड्स, राइट, कुछ भी हेडिंग्स हो सकती हैं, ये सबके नीचे कुछ कुछ पॉइंट्स आ गए। अब मैंने सबसे पहले अपनी हाईलाइटेड एनसीईआरटीज उठाई और कांग्रेस वाला चैप्टर खोल लिया, चाहे वो क्लास 8 की मॉडर्न इंडिया या वो +2 की मॉडर्न इंडिया है। मैंने दोनों की एनसीईआरटी खोल ली अपने पास और उस पे हाईलाइटेड चीजों को देखा। एंड देन अगर क्लास नोट्स में टीचर ने 1 या 2 फैक्ट्स नहीं लिखवाए जो एनसीईआरटी में हाईलाइटेड थे, लेट्स से कॉजेज में टीचर ने 5 लिखवाए, तो मैंने 6th and 7th कॉज उसके सामने लिख दिया जो एनसीईआरटी में था। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स हुए और जितने भी एनसीईआरटी के एडिशनल फैक्ट्स थे वो मेरे अलग अलग चैप्टर्स में आ गए। आज के बाद मुझे एनसीईआरटीज दोबारा कभी नहीं पढ़नी, क्योंकि जो एनसीईआरटीज में मिसिंग था मेरे नोट्स में आ चुका है। समथिंग दैट वाज मिसिंग इन माय नोट्स एंड इट वाज देयर इन एनसीईआरटीज, वो मेरे नोट्स में बाय डिफॉल्ट अब आ गया। इनमें अब कुछ नहीं बचा तो इनको क्यों पढ़ना है दोबारा, राइट। नाउ व्हेन दीज 2 थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी केम इनटू माय क्लास नोट्स, अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, मैंने पढ़ा, इतना इजी था, टीचर ने पहले समझाया भी था एनसीईआरटी बैच में और अब मैंने इसको यहां लिख लिया, काम खत्म हो गया। 2, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या मैं भूल गया हूं या एनसीईआरटी में टीचर ने उस टाइम नहीं बताया था, हाईलाइट किया हुआ था, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही क्लास शुरू हो, नेक्स्ट, दिस वाज फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर आया, अगर डाउटफुल था, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, तो आप इस पे टीचर से क्लास में पूछ लो। जैसी क्लास शुरू हो, एक स्टूडेंट पूछे, बाकी सबका डाउट खत्म हो गया, दिस इज ओवर नाउ, राइट। फिर जब मैंने एनसीईआरटी में ये पढ़ा तो जो टीचर ने क्लास में लिखवाया था वो ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, राइट। जो यहाँ पे मैं 5 कॉजेज लिखवा रहा हूँ उनमें से 3 कॉजेज तो एनसीईआरटी में दिए ही होंगे फॉर श्योर, राइट, इससे कम नहीं होंगे। तो जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, ये मैंने की रिवीजन 1, राइट। फिर मैंने इंस्टीट्यूशन के प्रिंटेड नोट्स उठा लिए। प्रिंटेड नोट्स या रिवीजन शीट्स दोनों में से एक पहले एक बाद में उठाया। ये मेरी रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3 हो गई एंड पॉसिबिलिटी है 8 and 9 पॉइंट ऐड हो गए। जो पॉइंट ऐड हो गए, ना मुझे अपने इंस्टीट्यूशन के नोट्स दोबारा पढ़ने हैं, ना ही मुझे रिवीजन शीट्स पढ़नी है। फिर उसके बाद मैंने रिकमेंडेड टेक्स्ट, लेट्स से मैंने इंस्टीट्यूशन से आपको बोला कि आप बिपिन चंद्र की किताब पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज खत्म है, अब आपको और हिस्ट्री के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी। पर आपका दिल कर रहा है कि मैं बिपिन चंद्र पढ़ लूं, मैं सुमित सरकार पढ़ लूं, मैं शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लूं, मैं आरसी मुजुमदार पढ़ लूं, मैं कोई एक किताब पढ़ लूं, मैं तमिलनाडु वाली पढ़ लूं, मैं बिपिन चंद्र वाली एनसीईआरटी पढ़ लूं, मैं स्पेक्ट्रम की राजीव हीर वाली बुक पढ़ लूं। नाउ दैट इज योर विश
इफ यू वांट टू स्टडी दैट रिकमेंडेड बुक, तो क्या होगा, मैक्सिमम एक नया पॉइंट ऐड हो जाएगा, बट रिवीजन 4 हो गई। आपकी मॉडर्न इंडिया की 4 रिवीजन हो गई और आपके मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी बन गए। इसमें 5 की जगह 10 पॉइंट्स हो गए। फाइन। अब जिस दिन ये नोट्स कंप्लीट हो गए, आप इनको रिवाइज करना शुरू करो, रिवीजन स्टार्ट करो और टेस्ट लेने शुरू करो। जिस दिन आप जेन्युइनली फर्स्ट रिवीजन कर रहे होगे, वो आपकी 5th रिवीजन होगी। अब टेस्ट लेना, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करोगे, आपको चीजें भी याद होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आंसर लिखने में कॉन्फिडेंस भी होगा। इसी तरह से हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाएंगे। अगर आपने अभी एनसीईआरटी के नोट्स कहीं बना लिए, वो एक कॉपी में पड़े होंगे, या तो उनको दोबारा लिखोगे या बोलोगे यार दोबारा क्यों लिखना, वो लिखे हुए हैं, तो 2 कॉपीज खोल के पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो एक ही जगह ना नोट्स बना लिए जाएं। सिंगल नोट्स, सिंगल सोर्स नोट्स और सेंट्रलाइज्ड नोट्स आर ऑलवेज द इजीएस्ट वे टू रिवाइज द थिंग्स। तो हम आपके क्लास के साथ साथ कुछ इस तरह के नोट्स प्रिपेयर करवा देंगे। ये हम आपको कमिट करते हैं कि विद इन 11 मंथ्स आपके ये नोट्स तैयार होंगे, राइट, 10 to 11 मंथ्स। अब जब आपके ऐसे नोट्स बन गए सारे सब्जेक्ट्स के, अब तैयारी करना कितना सिस्टमैटिक है। इसके बाद अब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, राइट। न्यूज़पेपर में हर टॉपिक पे करंट अफेयर की न्यूज़ बनती हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में मैंने अपनी क्लास में एक नोट बनाया था और मल्टीपल सोर्सेज यूज करके उस नोट को मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो मेरे इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ा बैंकिंग। बैंकिंग में टीचर ने बहुत कुछ पढ़ाया, व्हाट आर बैंक्स, व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स, व्हाट आर नॉन कमर्शियल बैंक्स, व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक्स, right, what are the shortcomings in Indian banking system, which all committees have already been appointed to improve Indian banking system। करते 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 मैंने 20-25 पेज का बैंकिंग का नोट तैयार किया। क्लास में 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म हो गया, राइट। वही मेरे पास हाफ स्पेस थी, मैंने बाकी चीजों से भी यहाँ ऐड कर लिया। अब लास्ट पेज पे टीचर ने लिखवाया NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कि बैंकिंग सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा इशू है। हेल्थ ऑफ बैंकिंग सेक्टर को जो इफेक्ट कर रहा है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और टीचर ने खत्म कर दिया। लेट्स से आपका क्लास का लेक्चर जो खत्म हुआ वो खत्म हुआ 28 नवंबर 2020 को, राइट। तो वहां तक जो करंट अपडेशन होना था वो तो आपके नोट्स में टीचर ने करवा दिया। अब इसके बाद ऐसा होता है, आप पढ़ते हो 2 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट होता है और जैसे सेशन स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट में एक बिल आया कि एनपीए को कंट्रोल करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट पास करना जरूरी हो गया। तो पार्लियामेंट ने ये नया बिल इंट्रोड्यूस करके BRAA एक्ट पास किया। ये तो मेरे नोट्स में नहीं था क्योंकि ये तो आज बना है और मैंने तो इससे 3 महीने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। तो मैं इस पेज पे आऊंगा, यहाँ पे अगर स्पेस खाली है गुड, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक पेज स्टेपल कर दूंगा और उस पे लिखूंगा BRAA और इसके नीचे उसके नोट्स बनाने शुरू कर दूंगा न्यूज़पेपर से पढ़ के। और अगर मैं 3 महीने बाद बना रहा हूं नोट्स तो मुझे नोट्स बनाने आते होंगे। देन आई विल मेक सिंपल नोट्स ऑफ BRAA और उस पे मैंने सारे फैक्ट्स लिख दिए। फिर थोड़े दिनों बाद एडिटोरियल्स आए न्यूज़पेपर में, डिफरेंट राइटर्स ने बताया कि हमने ना BRAA पास करके एक्ट बना दिया और उस एक्ट के थ्रू हमने बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी बना दी है। जो बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी है, अब मैं उसके बारे में लिख दूं कि इसमें ये मेंबर्स हैं, इसके ये फंक्शंस हैं, राइट। फिर थोड़े दिनों बाद एक एडिटोरियल आया, उसने बताया कि जो हमने बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है उसमें ये लिमिटेशंस हैं और वे फॉरवर्ड ये है कि उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है। मैंने उसके भी पॉइंट्स लिख दिए। अब मेंस में क्वेश्चन आए, The NPA crisis led to the constitution of Banking Regulatory Authority. Discuss the limitations and suggest the measures to improve its working. तो यहां से मेरा आंसर कुछ यहां से और कुछ यहां से मेरा मेंस का आंसर बन गया। सो एक ही जगह पर मेरे स्टैटिक पार्ट भी था, वहीं पे मैंने डायनेमिक पार्ट को ऐड किया। ऐसे ही IR है, क्लास में टीचर ने IR लेट से 20 दिसंबर को कराया। 2020 में हम क्लास में IR पढ़ रहे थे और हम इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ रहे थे।
टीचर ने इंडिया चाइना रिलेशंस में 20 दिसंबर 2020 तक जो हुआ वो क्लास में लिखवा दिया, लेकिन अगर कुछ आप उसके बाद देखो न्यूज़पेपर में आ रहा है तो इसी तरह आप अपने पेज के साइड पे उसको ऐड करते जाओ इंडिया चाइना रिलेशंस को। अगर वो पेज भर गया है, एक पेज ऊपर स्टेपल करो, उसको फोल्ड करके रख लो, उस पे सारे पॉइंट्स लिखते जाओ। वो भी भर गया, एक पेज और लगा लेंगे, पिन कर लो स्टेपल करने की बजाय, राइट। तो वहीं पे हम इन चीजों को लिखेंगे ताकि जब हम रिवाइज करें तो एक जगह पे सारे सोर्सेज पड़े हो, वहीं से हमारी रिविजन्स हो जाएं। तो ये मेथड आप अडॉप्ट कर लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ो, हमसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो। अगर ये मेथड अडॉप्ट हो गया तो आपके इतने फुल प्रूफ नोट्स बनेंगे दैट यू विल फील लाइक हाउ ब्लेस यू आर कि आपको रिवीजन ऑलरेडी 4-4, 5-5 बार हो चुका है। अब आप चीजों को जब पढ़ते हो आपको वो ऑलरेडी याद होती हैं, फिर ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं, एंड देन यू बिकम वेरी वेरी पोटेंट फॉर दिस एग्जाम. So now once I have explained all this, now let's start discussing some of the doubts where you have, right? So there are two people who have already raised their hands. Kranti Kumar, yes, please tell me what you want to know. Kranti, I have given you the mic. Can you please unmute yourself quickly? No, sir. Nothing questions. You don't want to ask? No, sir. All right, great. Then we have Dhanashri Pawar. Yes, sir. Yes, Hello? please tell me. Sir, I just wanted to ask that, how do we enroll ourselves for the NCERT series which you have started? That's simple. You have to pay 5,000. Whosoever is interested, send me one WhatsApp on my number, which though I have given hundreds of times, I will write it again here. Once you give me that WhatsApp message, I will share one account detail with you, 9814711661. This is my number, 9814711661. You send me one WhatsApp message on this. I will send you bank details. When you deposit your 5,000 in it, then send me the screenshot. Once you send me the screenshot, my team will call you and they will give you your username, ID and everything, and you start your class. Okay, sir. Thank That's you. simple. All Sir, right. sir, I Bolo. I wanted to ask one more question. Mm-hmm. If I started preparing by myself, so as you told that these extra references book are so long, so how do we prepare it from my side? See, I tell you, if you start this NCERT batch with us in these 50 days, we will make you comfortable and you will become more and more self-reliant or independent. Then you will be knowing that what more you can do independently. Okay, sir. Thank you. हरसिमरन सिंह जी, आपकी बारी, बोलो. हाँ जी सर. हरसिमरन जी, आपकी ना वॉइस बहुत क्रैक हो गया, अगर आप साइड पे टाइप कर दो. सर आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही है, आप साइड पे टाइप कर दो. इधर साइड पे 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, पहले मैं वो देख लूं. शुभम इज आस्किंग, सर व्हाई इज इंपॉर्टेंट 1887 रिवोल्ट इन सिविल सर्विसेज एज अ ऑफिसर, प्लीज एक्सप्लेन. इफ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, देन हाउ विल यू नो योर फ्यूचर? How will you understand that what mistakes we did in past, right? What mistakes we did in past and how we can come out of that in future? And lastly, your past is part of your life. How can you ignore your past? You need to know that from where we started, what all developments at what times we made, and how we come to this stage of human evolution where we are standing today. This is one. Next, अगला सवाल पूछा हुआ है, can we pay in installments? Chinu Tina. Chinu, had it been the full course, yes, there is a possibility of installments, but for this 5,000 course, I'm sorry, it is little difficult. I'm afraid this is little difficult to give installments for 5,000. But in case you have such bigger problem, please personally explain me by calling on this number and I will try help you. Sir, is art and culture included in prelim syllabus? Yes, it is very important. When ancient medieval history is asked, mostly there are questions on art and culture, right? Art and culture. Sir, as I am in BA1, sir, in free all days, please tell what should I do?
Sankhyan, first start with the NCERT class, and once you gain that confidence, then either through self-study or by coaching, you can continue your study further. And first year is always the best time to start your preparation. Sir, should we make notes subject-wise like for geography, polity, or paper-wise like for GS1-2s? Subject-wise is always a better option instead of going paper-wise. Sir, I want to join IES batch. Okay. So what is better to join it after completion of NCERT batch? Manpreet, if you are aiming for 2021, then you can start right now. And if it is 2022, 2023, then it is advisable to start after NCERTs. Sir, how can we learn history in a very easy way? Arya, watch some of my lectures already on YouTube. I hope you will like them and understand that how history can be understood and it can be retained for long. Sir, please explain more on ethics, like what will be the content? Akash, there will be in NCERT class, Akash sir is there who teach NCERTs for ethics. He will be explaining you in much detail. On day one, if I start talking about those components, it might not be, comfortable for most of the students to even understand them. All right, Akash. Then Soumya, sir, as I'm in first year, अच्छा ये तो मैंने कर दिया. Answer, sir, how to start preparation for maths as an optional? Amol, this is not a class for optional. Optional I will be discussing tomorrow. Manjeet, done. DNA will be covered in. What is DNA, Abhiran? What is DNA? What is DNA, Abhiran? You have to tell me, right? Sir, state PCS के लिए regional area कब से start करें? लाइक पंजाब पीसीएस, बेटा जिस साल पेपर की नोटिफिकेशन आए, जिस साल तुम्हें पेपर देना है उस साल में इसको तैयार करना है, उससे बहुत पहले नहीं. सर जो फैक्ट्स हैं न्यूज़पेपर में वो अलग से नोट्स बनाने हैं, बेटा इन्हीं नोट्स के साथ ऐड करने हैं, अलग से नहीं करने. सर इफ यू ज्वाइन द एडवांस कोर्स देयर विल बी वीकेंड क्लासेस और रेगुलर क्लासेस. अनीशा, अगर ये ऑनलाइन है तो ये रेगुलर में ही चलेंगी, आप किसी टाइम भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी और आपको लाइव भी मिलेंगी. सर प्लीज माय क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? रिलम 6 क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं हुआ, और इतना टाइप कर दोगे भाई फिर तो मैं पूरा टाइम तुम्हारे इसी के बीच में रह जाऊंगा. ऐसी बातें अगर तुम इतनी सारी पूछोगे, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊं या पढ़ा पाऊं? सो अगर अब किसी को ये क्वेश्चन ही पूछी जाने हैं इस तरह से, तो एक इजी काम करते हैं, राइट? इंस्टेड की क्लास का टाइम वेस्ट करें, सब लोग वेट करते रहे कि मैं उनका आंसर दूं, बेटर क्या है आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं पर्सनलाइज्ड, राइट? इट इज बेटर दैट आई रिप्लाई यू पर्सनली rather than on this public platform. So जिनके दिमाग में कोई भी डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप करो. डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, डीएनए, अभिरान कहाँ था ये डीएनए वाला क्वेश्चन? अब क्वेश्चन ही मिस हो गया, देखो इतना लिख दिया. सो अभिरान आप भी मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? जिस जिसको डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उसको पर्सनलाइज मैसेज करूंगा और तुम्हें पता भी चलेगा दैट हाउ एट राज आईएएस वी इंटरेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स, हाउ वी कनेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स, राइट? इसीलिए राज आईएएस के लिए लोग क्या बोलते हैं कि हम पर्सनल मेंटरशिप करते हैं स्टूडेंट्स की, हम उनको नर्चर करते हैं. हम फीस लेके सिर्फ उनको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम उनको नर्चर कर रहे हैं. डन? तो वो आप लोग मेरे को डीएनए विल बी कवर्ड. देखो ऐसा है 50 डेज का कोर्स है, उन 50 डेज में हम आपको अपने करंट अफेयर के डेली नोट्स प्रोवाइड करेंगे. जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इन 50 डेज के साथ साथ हम आपको अपनी 2 मंथली कंपाइलेशंस भी देंगे. साथ में हम आपको योजना मैगजीन के समरी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे. और इसके अलावा हम आपको डाउन टू अर्थ मैगजीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं होता और बहुत सारे लोग ये पढ़ते ही नहीं है. हम आपको उसके समरी नोट्स भी देंगे 2 महीने के. जितनी देर हम आपको पढ़ा रहे हैं उतनी देर के लिए हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे. आकाश अभी मैं यही तो बोल रहा हूँ यार, तुम लोग ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछ रहे हो फिर तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, और आप अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हो. मैंने तो आपको 1-on-1 का ऑप्शन दे दिया, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ. अब एक एक चीज अगर मैं यहाँ ये बताऊं, पीआईबी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कैन आई हैव माइक अगेन? सो हरसिमरन आई एम कमिंग बैक टू दिस फॉर माइक. बट आपको एक चीज और समझनी है, कोचिंग अगर आप हमारे साथ ले रहे हो तो आपको एक ट्रस्ट लेना पड़ेगा कि यार ये हमें सब कुछ अच्छा पढ़ा देंगे, क्योंकि इनको अपने रिजल्ट की टेंशन है कि इनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए. हमें ना तुम्हारे रिजल्ट से पहले अपने रिजल्ट की ज्यादा टेंशन है, तो उसको तो समझो.
अब देखो एक एक बच्चा फिर से वही करता जा रहा है। अगर आप यही लिखते जाओगे, पता होगा क्या, जब आप क्लासेस में आओगे आपको यही हैबिट होगी, आप साइड पे लिखते जा रहे हो, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सुन ही नहीं रहे हो, अपनी बातें करे जा रहे हो। तो अब सब लिखना बंद कर दो, जिसको जो भी पूछना है वो यहाँ पूछे, व्हाट्सएप करो, मैं आंसर दे दूंगा। Let's continue with the class, है ना। You have to now grow up. You are not students of 7th 8th class कि क्लास में बातें करी जा रहे हो, चैटर बॉक्स बने बैठे हो, ऐसे मत करो। अब तुम मेच्योर हो, आईएएस का एम रख लिया लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ, राइट। पब्लिक प्लेटफॉर्म और प्राइवेट स्पेस को डिफरेंशिएट करो और उसके हिसाब से पढ़ो। अमोल को क्या, तो फिर भी वही है कि मेरे को बता दो कि बैच का टाइम क्या होगा, मैं पर्सनल मैसेज नहीं करूंगा आपको, है ना, मुझे यही पूछना है। तो सब सुन लो, क्लास लाइव चलेगी 6 to 8, 50 दिन 50 डेज 6 to 8 लाइव क्लास। इफ समवन मिस द क्लास इन लाइव और इफ समवन लेटर ऑन वांट्स टू रिवाइज इट, तो आपको हमारे पोर्टल पे एक्सेस मिलेगा, आप उस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो 6 to 8 PM एवरी डे लाइव, अभी जैसे हम लाइव पढ़ रहे हैं, राइट। और इसके बाद रिकॉर्डेड। अब 50 डेज का कोर्स है और मुझे पता है ये 60 डेज का भी बन सकता है, जब तक खत्म नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन कोर्स खत्म होगा उसके बाद भी 30 डेज तक आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। आफ्टर 90 डेज 3 मंथ्स के बाद ये लेक्चर्स हम आपके एक्सेस से खत्म कर देंगे और आप इनको डाउनलोड नहीं कर सकते, पहले ही क्लियर कर दिया। एनसीईआरटीज के जो पीडीएफ देंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आपके पास रहेंगे। लेक्चर्स आफ्टर 3 मंथ्स वहां से रिमूव कर दिए जाएंगे। साथ में जो एमसीक्यू टेस्ट होंगे वो भी आपके पास रहेंगे, ऑनलाइन आप टेस्ट करोगे, उसको डाउनलोड भी कर लोगे, राइट। सो पीडीएफ नोट्स एंड एमसीक्यूज आपके पास हमेशा रहेंगे। लेक्चर रिकॉर्डेड अप टू 90 डेज रहेंगे, उसके बाद खत्म। और दीप जे दास, कोई मेरे को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूं किसी के साथ तो आपको पेशेंस रखनी है, वेट करनी है। ऐसे नहीं तैयारी होती आईएएस की कि पहले मेरा बता दो, क्लास है ये, सबको इंपॉर्टेंस मिलेगी। आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप टाइप करो, मैं बता देता हूं, दोबारा क्वेश्चन मार्क्स नहीं आप लगाओगे ऐसे, ठीक है। बोलो दीप क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल फीस फॉर ज्वाइनिंग 2023 बैच। यार अभी तुम एनसीईआरटी पढ़ लो 5000 रुपए में, टोटल फीस बाद में देखना, क्या पता तुम्हें हमारा कोर्स ही पसंद ना आए, तुम्हें हमारे टीचर ही अच्छे ना लगे, तो तुमने बाकी फीस क्यों देनी है। व्हाट इज द हरी टू आस्क फॉर द फीस। छोड़ो, अभी 5000 में पहले एनसीईआरटी पढ़ो। अगर अच्छा, मैं ना सब लोगों से एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। तुमने हमें 5000 रुपए दिए और हमने तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ानी शुरू की। हिस्ट्री का टीचर आया, तुम्हें बहुत अच्छा लगा। पॉलिटी का टीचर आया, तुम्हें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ज्योग्राफी का टीचर आया, तुम्हें बड़ा अच्छा लगा। इकोनॉमिक्स का टीचर आया, तुमने कहा वाओ। फिर आया सोसाइटी का टीचर, तुमने कहा क्या ही घटिया टीचर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ाना ही नहीं आता इसको, तो बात ही नहीं करनी आती। यहाँ पर आके तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए कि अगर मैंने इनको लाख रुपया दिया होता तो मुझे क्या फायदा होता, मेरी तैयारी तो होती ना, मैं तो लुट गया होता, राइट। दूसरी बात, अब एक टीचर ने आपको यहाँ पर अच्छा नहीं पढ़ाया उस दिन, तो 2 या 3 दिन तो आप उस टीचर को दोगे ना। क्या पता उस एक दिन टीचर बीमार था, वो घर से अपनी वाइफ से लड़के आया था, या उसकी वाइफ ने उसको डांट दिया था, या उसका बच्चा बीमार था, कोई भी कारण था, वो बेचारा दुखी था। एक दिन तो माफी मिलनी चाहिए। 2-3 दिन उसके लेक्चर्स देखो वो नेचुरल फ्लो में आता है कि नहीं आता, अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता। नहीं पढ़ाता तो भाई अब सीरियस हो जाओ कि यहाँ के टीचर अच्छे नहीं है, हमें नहीं इनसे पढ़ना। तो 5000 रुपए में ना तुमने हमारे सारे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर लिया, एक फेथ हो गया कि इनके टीचर्स अच्छे हैं, उनको पढ़ाना आता है। नाउ यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ कि अब बताओ सर आप कितनी फीस लेते हो पूरे कोर्स की। और फिर भी उसको भी देते हुए दिमाग में बिठा के रखो कि दोबारा भी ये हो सकता है, कोई टीचर घटिया आ सकता है पढ़ाने के लिए। तो हमारे ना फुल कोर्स की जो आज फीस है, अगर तुम आज ज्वाइन करो, ये 65,000 है जीएस प्लस सीसेट के कंबाइंड कोर्स की। जीएस प्री एंड मेंस, सीसेट, एसए पेपर, और जो इंटरव्यू गाइडेंस होती है ना, उसके लिए कोई पैसा पूसा नहीं लगता होता। तुम इंटरव्यू तक पहुंच जाओ भाई, मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें पढ़ा के जाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम तो पका पकाया रिजल्ट बन गए। तो इस चीज के कोई पैसे नहीं होते, पैसे अलग से आपको देने हैं सिर्फ ऑप्शनल पेपर के, अगर आपने करना है।
और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्शन खुद करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब जो 65,000 आपने देना है, अगर आपने एनसीईआरटीज हमसे पढ़ी है, आपने हमें ऑलरेडी 5,000 दे दिया, हम आपसे अब 65 क्यों मांगेंगे? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, आपका बेस बनाया, वो हमने अदरवाइज भी आपको पढ़ाना ही था। अगर आप हमारे पास फुल कोर्स में आते तो बेस तो हम ही ने बनाना था ना, तो आपने 5,000 दे दिया, अब बचा 60,000। अब ये 60,000 भी एक साथ क्यों देना है? एक साथ दे दिया, बाद में टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, प्रॉब्लम हो गई, तंग कर रहे हैं, क्यों? तो हम इसको इजी करते हैं। 20,000 आपने पहले पे किया, जब 20,000 पे किया, अब 2 महीने आराम से पढ़ो, देखो टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। 2 महीने में 2 या 3 बड़े कंपोनेंट कवर हो गए, फिर 2 महीने बाद 20,000 पे कर दो, अब फिर 2 महीने पढ़ो, अब 5-6 कंपोनेंट कवर हो गए हैं, अब 20,000 और दो। अब तो पता ना कि सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो ही गया भाई, ठीक ही पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, और आराम आराम से पे करके हमने पढ़ लिया। हो गया फंडा क्लियर अब सबको? आखिरी चीज, दीप के बहुत क्वेश्चंस हैं, और दीप ने आज कसम खाई है कि दीप ने पर्सनल मैसेज नहीं करना राज मल्होत्रा को, उसने सारी बातें आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछनी है, और सबने दीप को थैंक्स बोलना है, क्योंकि जितनों के डाउट्स थे, जिन्होंने मुझे मैसेज करने थे, दीप ने उन सबके डाउट्स यही खत्म करा दिए। एक स्टूडेंट ने मुझे 65,000 फीस दी, और उसने बोला सर मैं ना 2021 में एग्जाम देना चाहता हूं, और मैंने उसको 11 मंथ्स पढ़ा दिया। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो सिलेक्ट हो गया या वो नॉट सिलेक्टेड है, ठीक है। अब सिलेक्शन में भी 1-2 ऑप्शंस बन जाती हैं, या तो वो सेटिस्फाइड है, उसने दोबारा पेपर नहीं देना, या उसने रीअपीयर करना है। किसी ने ना अभी अर्पित से ये क्वेश्चन पूछा था, रीअपीयर क्यों करना है, रैंक इंप्रूव क्यों करना है? तो भाई तुम ना आईआरएस बने हो, तुम्हारा दिल था तुमने आईपीएस बनना है, या तुम्हारा मन था तुम्हें आईएएस ही बनना है, तो ये तो रैंक नीचे आया था तभी आईआरएस बने ना, अब रैंक इंप्रूव करोगे तभी आईएएस बनोगे। सो या तो आप रीअपीयर कर रहे हो फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप 2022 में आ गए, 2023 में भी चले गए, 2024 में भी चले गए, मान लेते हैं जैसे अर्पित 4th अटेम्प्ट में हुआ। आपने मुझे पैसे दिए थे 1 साल पढ़ाने के? नहीं, आपने मुझे पैसे दिए थे पढ़ाने के, तो आप यहां पढ़ो या यहां पढ़ो, तो मैं आपसे दोबारा पैसे क्यों मांगूंगा? हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं अपने स्टूडेंट को बोलूं बेटा तेरे को मैंने पढ़ाया था, तू पास नहीं हुआ ना, मुझे फिर पैसे दे तो पढ़ाऊंगा? ना 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 भाई, ये नहीं हो सकता। 65,000 you pay to me for a commitment that I make with you that I will teach you for IAS exam। जब तक तुम नहीं बनते तब तक के लिए ये फीस आई है मेरे पास, ये एक दिन के लिए नहीं आई थी। इज इट ओके? अगर बात समझ आ गई है तो यस लिख देना। अब इतना कुछ लिखा था, अब यस लिखो, बात समझ आई है। और अगर पसंद आई है तो यस के साथ कुछ और भी लिखना कि बात समझ भी आई है और पसंद भी आई है, कि प्रैक्टिकली बोला आपने कुछ। होगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी? अब कुछ पढ़ा लूं जो पढ़ाने आया था आज मैं? तो अब मैं कुछ पढ़ा लूं, या अभी तुम लोगों ने इतने सारे हैंड रेज किए हैं, वहां भी जाके अब कुछ पूछना है? अगर तो तुम्हारे को तुम्हारे डाउट्स के आंसर्स मिल गए हैं और तुम अब एग्री कर रहे हो कि पर्सनल डाउट्स तुम मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या तुमने अब माइंड बना लिया कि तुमने कल से क्लास ज्वाइन करनी है, आज फ्री डेमो खत्म हो गया, ठीक है, तो अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है तो आप एक काम करो, अब मुझे मैसेज करो कि सर हमने ज्वाइन करना है, हमने 5,000 पे करना है, हमें बैंक अकाउंट की डिटेल भेजो, हम 5,000 जमा करके आपको व्हाट्सएप करते हैं, और आप व्हाट्सएप में हमें अपने ग्रुप में ऐड करो, क्योंकि कल ये लिंक अब नहीं चलेगा, जो फ्री वाला लिंक है, ये 2 दिन का मैंने बोला था, 2 दिन के लिए हमने कर दिया। अब कल से वो स्टूडेंट आएंगे जो पेड स्टूडेंट हैं। कल मैं अभी एक लेक्चर और लूंगा सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल पे, पर अब मैं उन स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करूंगा जिनको हमारे ऊपर ट्रस्ट है और वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब वो आपका लेक्चर कल हो गया, परसों से हम रेगुलर एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे 50 दिन का कोर्स। तो अगर अब आपके डाउट्स हैं कुछ ऐसे जो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछने हैं, तो आप दोबारा हैंड रेज कर लेना, और अगर आपको समझ आ गया कि आप मुझे मैसेज करके डाउट क्लियर करा सकते हो तो आप मैसेज करके डाउट क्लियर करा लेना। तो हरिओम कुमार कह रहे हैं उन्हें यही पूछना है, जल्दी से बताओ क्या पूछना है। सर ये एनसीईआरटी का जो क्लास होगा ये सिर्फ सोशल स्टडीज का होगा या इसमें साइंस का भी होगा?
यार ये तो कितना ही लाइक आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है हरिओम। एनसीईआरटी का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, आईआर, सारा कुछ। Okay, sir. Thank you, Alright. sir. Yes, Akash, I gave link for 3 days, but in the first video itself, I said that this link will work only for 2 days. उसके बाद ये लिंक नहीं चलेगा, मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था। बलविंदर जी आप बताओ क्या पूछना है? हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि आई लेफ्ट माय जॉब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीसीएस एग्जाम एंड फॉर हाउ मेनी आवर्स डू आई हैव टू स्टडी ऑन डेली बेसिस टू सर क्रैक द पेपर किस साल देना है, 2021 या 2022 या 2023? सर मुझे ये वाला देना है, पंजाब पीसीएस का ये वाला प्रीवियस का नोटिफिकेशन अभी आ चुका है 2020 में देना है। जी। और तैयारी कब से शुरू की है? सर एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 9 मंथ्स। मेरा बेसिक्स थोड़े से क्लियर है जीएस के। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। अगर आप 9 मंथ से नो सर, सर इतनी ज्यादा तैयारी नहीं थी क्योंकि कोविड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोविड में पेपर आ जाएगा। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन द मिड पीसीएस की इंफॉर्मेशन 2021। अगर आपको चाहिए मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अब मैं अपना पढ़ाऊंगा। अभी आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर डाउट्स एंड आई हैव टू मेक माय स्टूडेंट्स हैप्चुअल की क्लास में डिस्कशन नहीं, डाउट्स नहीं, डिस्कशन होती है। चलो, now I cannot see anybody who has raised the hand. I cannot see anybody who is typing anything. I am focusing on my lecture, right? So अगर हम बात करें ना अब सिलेबस की और उसके साथ अंडरस्टैंड करना हमें मेंस को, तो ये देखो अब ना हमें एक स्लाइड से सारी बात समझ आएगी जो हम बात करेंगे मेंस के सिलेबस की। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ना एक चीज देखो आप, वो भी आपको मैं इंपॉर्टेंटली कहां से समझाऊंगा, इस टॉपिक से, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस से। देखो, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ। अब इन दिनों में हेल्थ कितना ही इंपॉर्टेंट हो गया कि न्यूज़पेपर में हेल्थ को लेके कितने सारे नए नए आइडियाज आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, हमें कितनी प्रिपेयर्डनेस चाहिए थी बिफोर कोविड, हमें पता ही नहीं था, राइट? कि इंडिया में वेंटिलेटर्स नहीं है, इंडिया में पीपीई किट्स नहीं है। अब हमें ये चीजें समझ आई, गवर्नमेंट ने इनको लेके नई पॉलिसीज बनाई, नए इनिशिएटिव्स लिए, तो ये सारा तो करंट अफेयर बेस्ड हो गया। तो ये न्यूज़पेपर से ज्यादा अच्छे से तैयार होगा, इंस्टेड कि हम इसको किसी स्टैटिक बुक से तैयार कर रहे थे। एजुकेशन को लेके अब इस कोविड ने हमें रियलाइज कराया कि यार एजुकेशन तो ऑनलाइन करनी पड़ेगी। ऐसे अगर कभी फ्यूचर में दोबारा हो गया तो स्टूडेंट्स को तो अभी हैबिट ही नहीं थी ऑनलाइन पढ़ने की और टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता था। सो एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी नए पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। ये भी आप करंट में ही तैयार करोगे न्यूज़पेपर से, ये आप स्टैटिक से कैसे ही तैयार कर दोगे एजुकेशन को लेके। सोशल जस्टिस कुछ पार्ट स्टैटिक होता है, लेकिन कुछ पार्ट इतना डायनेमिक हो जाता है, इतना करंट अफेयर ओरिएंटेड हो जाता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़े बिना तैयार ही नहीं हो पाता। ह्यूमन रिसोर्स, इश्यू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। अब ये देखो दोबारा से कोविड के टाइम पे पॉवर्टी की प्रॉब्लम बढ़ गई, हंगर की प्रॉब्लम बढ़ गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है कि अगले 5 महीनों तक वो सारे गरीब परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक 5 किलो अनाज देगी, गेहूं या चावल, और 1 किलो चना देगी, राइट? तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? शायद नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और भी सोचेगी। जितने वो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे वो सोशल जस्टिस का पार्ट है और ज्यादातर ये हमें तैयार करने हैं न्यूज़पेपर से। इसी तरह गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज जो हो गए और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, ये सारे भी हमें तैयार करने हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। तो करंट और स्टैटिक पार्ट को मिक्स करके जब हम अपने नोट्स बनाते हैं, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो हम पेपर को अच्छे से तैयार करते हैं। और जब हम दोनों को सेग्रीगेट कर देते हैं कि करंट अफेयर्स कहीं और पढ़े हैं, स्टैटिक पार्ट कहीं और पढ़ा है, तो भाई फिर हमने तैयारी नहीं की थी, हमने किया था सिर्फ और सिर्फ मजाक। इट वॉज नॉट प्रिपरेशन एट ऑल, इट वॉज मेकिंग फन ऑफ द प्रिपरेशन। सो आपको आज से हैप्चुअल बनना है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट एक साथ चले। फाइन।
अगले 50 दिनों में एनसीईआरटीज में जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे, सुबह आपको करंट अफेयर के नोट्स मिला करेंगे ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप सब एडिड हो गए। आपको शाम को बैठ के देखना है कि क्या आज का कोई न्यूज पीस मेरी किसी एनसीईआरटी के टॉपिक के साथ मर्ज करता है, और आपको वो मर्ज करना है ताकि हम आपको इवेल्युएट कर सकें। जहां पे आप जिस चीज को मर्ज करो, जहां पे जाके आप एनसीईआरटी वाले पेज के ऊपर लिखो उस टाइम पे ना, प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको स्टैटिक नोट्स के साथ डायनेमिक मिक्स करने हैं, आप उसकी फोटो एक बार दोबारा से अपने टीचर को भेजो। हम देखेंगे कि आपने उसको सही ढंग से मर्ज किया है, जहां रिक्वायर्ड था वहीं मर्ज किया है, या आपने कुछ मिस्टेक्स कर दिए। इसका ना एक इजी एग्जांपल है, जो हेल्थ को लेके इश्यूज उठेंगे वो हो सकता है कि वो आपने पॉलिटी वाले पेपर 2 के साथ करने थे, या आपने वो इकोनॉमी वाले पेपर 3 के साथ करने थे, या आपने साइंस एंड टेक वाले के साथ करने थे, या मेडिसिन बनाने के लिए एपीआईज होती हैं, जो सॉल्ट होते हैं वो जरूरी होते हैं, और बहुत सारे एपीआईज चाइना से आते हैं। तो क्या आपको ये लगता नहीं था कि ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ा होना चाहिए? या अगर चाइना से एपीआईज नहीं आए और इंडिया में मेडिसिन ही नहीं बन पाई तो डिजास्टर मैनेजमेंट का इशू बन जाएगा। सो अकॉर्डिंगली समझकर आपको साथ साथ चीजों को लिखना। अभी आप एक बार 1 वीक के लिए खुद ट्राई करोगे इन चीजों को समझकर कहां पे किसको लिंक करना है, और हमसे आप स्टेप बाय स्टेप ये चीजें पूछोगे, समझोगे। अब वो भी क्लास में नहीं आप पूछोगे, उससे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक एक बच्चे ने अगर एक एक डाउट पूछा तो आप व्हाट्सएप पे हमसे ये सारे डाउट्स पूछ लोगे। जब हमने आपके ये डाउट्स क्लियर कर दिए तो भाई जिनको उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है उनको भी बेनिफिट हो गया, और जिनको हमारे साथ एडवांस कोर्स करना है उनको ऑलरेडी हमने नोट्स बनाना सिखाई दिया। तो इन बोथ द केसेस विन विन सिचुएशन हो गई। अमोल बिस्ट भाई पहले पढ़ तो ले, आईएफएस बनने के लिए टाइम लगता है, और वो हर इंसान की अपनी इच्छा होती है कि मुझे आईपीएस बनना है कि आईएएस बनना है कि आईएफएस बनना है। सबका एक जितना चार्म होता है। रैंक टॉप 100 हमें आना है तो आईएफएस मिलना है, ऐसे नहीं आईएफएस मिलना, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। हरिओम, यस आई एम राज मल्होत्रा। कोई डाउट है भाई तो बताओ। दीप तुम फिर आगे यार, तुम्हें अभी मैंने बोला था पर्सनल मैसेज पे पूछ लो, तुम फिर आगे हिंदू एक्सप्रेस। ये तो मैंने बता ही दिया, हिंदू तो पढ़ना ही है, एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ लेने हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। अच्छा सॉरी, दीप ने तो किसी और का आंसर दिया है। वेरी गुड दीप, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। आई एम सो सॉरी फॉर टेलिंग यू नॉट टू राइट, यू आर ग्रेट। हरिओम, हाँ मैं ही राज हूं, बताओ भाई कुछ कहना है। अब आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट, जो मैंने आपको समझाना था, टॉपर से मिलवाना था, मिलवा दिया। अब जिन लोगों को कृति गर्ग कल से शुरू करवा देंगे बेटा, जैसे तुम बैच ज्वाइन करोगे कल से एनसीईआरटीज भी शुरू हो जाएंगी। आई मीन कल का दिन तो सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन पे जाना है, और फिर मैंने तुम्हारे साथ एनसीईआरटी का टाइम टेबल डिस्कस करना है। परसों से एनसीईआरटी स्टार्ट होंगी, लेकिन तुम्हें करंट अफेयर कल सुबह से मिलेंगे, और बस तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई। हिंदी मीडियम, मैं भाई परेशान हूं, मैं नहीं हेल्प कर सकता, आई एम सॉरी, मेरे हाथ खड़े हैं। ठीक है, अब सिंपल बात सुनो, जिन लोगों ने कल से हमें ज्वाइन करना है वो मुझे भेजेंगे मैसेज। ऑलरेडी 75 मैसेज मेरे फोन पे बच चुके हैं, मैंने चेक कर लिया, तो उन लोगों को मैं बैंक डिटेल्स भेज रहा हूं। तो जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो 5000 डिपॉजिट करेंगे, और अभी सिर्फ 5000 ही करो, एडवांस कोर्स के बारे में सोचो मत। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 2023, और अगर तुमने 2021 के लिए करना है तो तुम्हें एडवांस कोर्स के लिए अभी सोचना है। उसके लिए अभी तुम्हारे पास 3-4 दिन का टाइम है, पहले और देख लो कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर और ट्रस्ट कर लो, फिर ज्वाइन कर लेना। तो अभी सिर्फ 5000, फाइन। सो मैसेज भेजो, डाउट है तो भी मैसेज भेज दो, कोर्स ज्वाइन करना है तो भी मैसेज भेज दो, और फिर कल सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन आधे घंटे का काम है। उसके बाद अगले 1 घंटे में आपका स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि हम एनसीईआरटीज कैसे पढ़ेंगे। डॉक्टर शिव करण गिल, will it be possible to clear the 2020 exam in just 3 months? No, not at all. ठीक है, हरिओम सर, आई एम राज मल्होत्रा, हियर आई एम, हाउ आर यू? राइट, एक सारे जने एक छोटी सी बात सुनो। देयर इज वन गर्ल हु कॉल्ड मी अप इन 2018, दिस इज फैक्ट, राइट, 2018। जब मुझे कोई फोन करता है ना तो मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ और सेव कर लेता हूँ कि उसने मुझे फोन क्यों किया था, ताकि दोबारा कभी उससे कोई बात हो मुझे पता हो मैं किससे बात कर रहा हूँ।
सो 2018 शी कॉल्ड मी अप जब पीसीएस का नोटिफिकेशन आया और उसने मेरे से पूछा सर इज इट पॉसिबल कि मैं 3-4 महीने में तैयारी कर लूं? मैंने बोला नहीं, और उसने बोला ओके, फोन रख दिया। अब 2020 में फिर नोटिफिकेशन आ गया कोविड के चलते चलते ही, तो मुझे फिर से फोन आया। मैंने फोन उठाया, मैं हाय शगुन हाउ आर यू, एंड शी वाज सरप्राइज कि सर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं कहा बेटा 2018 में तुमने फोन किया था, बताओ। कहती सर अच्छा पेपर सर 3 महीने में तैयार हो जाएगा। तो मैंने बोला बेटा जब 2018 में 3 महीने में नहीं होता था तो 20 में कैसे हो जाएगा? पर हाँ, अगर तुमने 18 में तैयारी शुरू कर दी होती तो आज तुम पक्का तैयार खड़ी होती और तुम सिलेक्ट होगी होती। तो पता है हम लोग क्या चाहते हैं? हम स्विमिंग करना सीखना चाहते हैं बिना पानी में उतरे। हम सोचते हैं हमें पहले तैरना आ जाए फिर हम पानी में जाएंगे। ऐसे तो कभी तैरना नहीं आएगा, पानी में जाना ही पड़ेगा। नाक में से पानी अंदर जाएगा, मुंह में से बाहर आएगा, सांस फूलेगा, ऐसे ऐसे करके छलांग लगाएंगे, बीच में डर भी लगेगा, फिर तैरना आएगा। उसके बाद तो फिर बटरफ्लाई स्टाइल भी कर लेंगे, फ्री स्टाइल भी कर लेंगे, सब कुछ करेंगे फिर तो हम, है ना। तो एक बार तैयारी शुरू करनी है विद अ कमिटमेंट कि मुझे इसको कंप्लीट करना है। फिर जिस दिन कंप्लीट हो गई भाई उस दिन पता चलेगा कि हम कितने नॉलेजेबल हो गए। और आखिरी पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स, संयोगिता बेटा यू विल गेट द लिंक ऑब्वियसली, तुम तो उस ग्रुप में ऑलरेडी एडिट हो जिसमें पेड स्टूडेंट हैं, तो उसमें तो लिंक मिलेगा। शुभम ये क्वेश्चन जो है ना ये कल बात करेंगे ऑप्शन का, पेशेंस रखो, ऐसे मत करो यार, मैंने पहले ही तुम्हें बोला है कि ऑप्शन की बात कल करेंगे, ठीक है। अब एक आखिरी पीस ऑफ एडवाइस, हम ये सोच के नहीं पढ़ते जिंदगी में कि मुझे सिर्फ आईएएस बनना है, राइट। एक बात सोचो, तुमने आईएएस की तैयारी दिल से कर ली, फिर तुमने आईएएस का पेपर दिया, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और बाद में तुमने ना कॉर्पोरेट जॉब कर ली, प्राइवेट जॉब भी कर ली। भाई एक लेवल के बाद ना मैनेजर बनने के बाद अब जीएम लेवल की बारी आती है, सब इंजीनियर हैं, सब ने एमबीए की है। अब तुम्हारा एक्यूमेन कैसा है, तुम्हारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स कैसी है। कोविड आया, मैनेजर साइड पे बैठे थे जीएम्स, और तुमने एडवाइस दी अपनी मैनेजमेंट को कि सर ये कर लेते हैं। मैंने ना आईएएस की तैयारी में पढ़ा हुआ था ना, मुझे पता था कि हम ये 4 स्टेप ले लेते हैं। अब तुम आज मेरे ऑफिस आओगे ना, तुम्हें लगेगा भाई जितना राज मल्होत्रा आईएएस के अंदर जाने के लिए प्रोटोकॉल बना है, जितना सिस्टम इस कोविड के टाइम पे बना है, इतना तो हमने किसी बड़े से बड़े सरकारी ऑफिस में नहीं देखा। जो मेरे ऑफिस तुम में से अगर कोई आया पिछले 10 दिन में, उसको पता होगा क्या प्रोटोकॉल चल रहा है। बाहर आओ, पहले तुम्हारे को सैनिटाइज किया जाएगा, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर स्कैन होगा, राइट, पूरी बॉडी को सैनिटाइज करेंगे, फिर तुम्हें ग्लव्स और शू कवर्स देंगे, फिर मेरे रूम में लेके आएंगे। तो ये मेरी आईएएस की प्रिपरेशन है जिसने मुझे तैयार किया। मुझे बताया कि डिजास्टर का टाइम है, अगर मैं बीमार हो गया, मेरी फैमिली भी बीमार होगी, मेरे स्टूडेंट भी बेचारे सफर करेंगे, वो पढ़ेंगे कैसे। फाइन, तो जब तुम इस तैयारी को कर लेते हो, तुम लाइफ में कहीं ना कहीं फॉर श्योर सक्सेसफुल बनते हो। ये तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती, इट ऑलवेज ब्रिंग फ्रूट्स विद इट। फाइन, तो आज से अमोल बिष्ट पर्सनल पूछना नहीं आज किसी ने, सबने यही पूछना है। चलो तुम्हें इसका लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर दे रहा हूं मैं, इसके बाद कल मिलूंगा। Whenever someone asks me, सर दिल्ली में ऐसा खास क्या है, उसका सबसे सिंपल बेस्ट आंसर है मेरे पास। एक स्टूडेंट है, ए बी सी एंड डी, ये 4 स्टूडेंट हैं। एक एक्स वाई जेड और 1 नाम के शहर में रहता है और पढ़ना शुरू करता है, और एक ई स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है घर पे बैठ के। ये अपने अपने शहर के किसी कोचिंग में पढ़ते हैं और ये सेल्फ स्टडी करता है। 1 साल सब पढ़ते हैं, फिर सब फेल हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं, राइट। फिर सब दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाते हैं ना तो 1 साल की तैयारी के बाद जाते हैं। अब दिल्ली वाले कोई जादू नहीं कर रहे, इन्होंने एडमिशन ली, 2 दिनों में इनको समझ आ जाता है कि यार वही तो ये पढ़ा रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, नया क्या, कुछ भी नहीं। पर अब इनको यहाँ पे इनके जैसे 3 साल पुराने, 4 साल पुराने खिलाड़ी मिलते हैं। ये सब इकट्ठे बैठ जाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे को इवैल्यूएट करते हैं, इंप्रूवमेंट होती है, रिजल्ट आ जाते हैं। लोग कहते हैं दिल्ली ने आईएएस बना दिया। नहीं, इस तैयारी ने आईएएस बना दिया, क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन बन चुका था, अब तुम दिल्ली गए हो गया क्लियर? दीप्ति, who said I didn't appear for IAS? Who said, and who asked you like I didn't give it? अब बस that is it.
तुम लोगों के तो बहुत अब बेसिक से डाउट्स और बड़े ही वियर्ड से क्वेश्चंस हैं, पर्सनल पूछ लेना, बता दूंगा। अब चलते हैं, जिनको कल से ज्वाइन करना है दे आर मोस्ट वेलकम, जिनको अब लग रहा है कि हम खुद ही पढ़ लेंगे रहने दो, दे आर मोर देन वेलकम, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभिरान, बुक लिस्ट तो मैंने कल ही डाल दी थी यार। So learn to first see what is there in the group and then ask me, and if you have not joined then text me, I will send you the book list. Okay, bye bye everyone, take care, good night, see you tomorrow at 6.